अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मियाँ नदीम अहमद। आप देख रहे हैं FNN फैसलाबाद न्यूज़ नेटवर्क। पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो इस वक्त अमेरिका, ईरान, इसराइल की जंग पर लगी हुई हैं और पाकिस्तान पर पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो भी लगी हुई हैं। पाकिस्तान बड़ी अहमियत जो है वो इख्तियार कर चुका है। किसी अल्लाह वाले ने कहा था कि एक वक्त आएगा कि जब पाकिस्तान की हाँ में हाँ और ना में ना मिलाई जाएगी और पाकिस्तान में दुनिया के फैसले हो गए। क्या वो वक्त आ गया है या अभी नहीं आया? और क्या जंग की सूरत हाल है? अमेरिका क्यों पीछे चला गया है? उसने 5 दिन का क्यों डिले कर लिया? पहले बड़ी धमकियां दी गई कि हम ईरान की जो बिजली की तनसीबात हैं उसे तबाह कर देंगे, और इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शाहिद अली मौजूद हैं। सर बताइएगा, आप देख रहे हैं कि जंग की सूरत हाल जो इस वक्त खित्ते में सूरत हाल है, पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान पर लग गई हैं। पाकिस्तान बड़ी अहमियत का हामिल हो चुका है और कोई ऐसी इस वक्त इंटरनेशनल मीटिंग नहीं हो रही जिसमें पाकिस्तान का नाम ना आया हो। क्या वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अब वो दुनिया के फैसले करेगा? सर बहुत शुक्रिया मियां साहब। जो बात आपने की है कि पाकिस्तान की ना में ना होगी और हाँ में हाँ होगी, ये सूफी बरकत साहब ने कहा था कि हमने अपने मालिक से एक इल्तिजा की है। और मैंने, चूँकि सूफी बरकत साहब का बैकग्राउंड जो है आर्मी से था जी, उनका ये कहना था कि मैंने अपने मालिक से दुआ की है और मेरे पे ये फ़र्ज़ था। और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की हाँ से दुनिया आलम के फ़ैसले हाँ में होंगे और पाकिस्तान की ना से दुनिया आलम के फ़ैसले जो हैं वो ना में होंगे। जी, और इसी तरह वासिफ अली वासिफ साहब ने कहा था कि पाकिस्तान नूर है और नूर को जवाल लें। और अब देखें, जब ये ईरान और इसराइल अमेरिका जंग शुरू होने वाली थी, क्या इसका स्टार्ट अभी हुआ था, उस वक़्त यहाँ से भी कुछ लोग कह रहे थे कि ये ऐसा हो जाएगा, अगली बारी पाकिस्तान की है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक होता है अंदर का खौफ। खौफ का कहते हैं कि वजूद कोई नहीं होता, इसको जितना आप बना लें खौफ को उतना ही बढ़ता जाता है। जी, जी, तो कुछ लोगों ने डालने की भी कोशिश की। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है इस वक्त कामयाब तरीन खारजा पॉलिसी थी और इसमें पाक आर्मी का किरदार बड़ा अहम रहा। हमारे पॉलिटिशियन का तो मियां साहब को पता ही है कितना किरदार है, जी, जी, कितना विजन है, सबको पता है। लेकिन इस मर्तबा पाकिस्तान, जिस तरह देखिए, इज्जत मालिक ने देनी होती है। एक वक्त था कि आर्मी को उनका मोराल डाउन करने के लिए इन्होंने बड़ी कोशिशें की, एक पॉलिटिकल पार्टी ने बड़ी कोशिशें की। फिर इंडिया, अल्लाह भला करे मोदी का, उसने हमला किया और पाकिस्तान ने उसका डट कर मुकाबला किया, वो जंग जीत गया पाकिस्तान, ठीक है। और उससे जितनी इन्होंने कोशिश की हुई थी पाकिस्तान के आर्मी के मोराल को डाउन करने के लिए, वो सारी उनकी कोशिशें ज़ाया हो गई और पाकिस्तान आर्मी का मोराल दोबारा जो है एक बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर गया। इसी तरह पाकिस्तान को डाने धमकाने की भी कोशिशें की गई, ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की गई और ये भी कहा गया कि जो जिन्होंने कर्जे दिए हुए थे उनकी तरफ से मुख्तलिफ प्रेशर्स भी आए। और इन हालात में आप देखें बहुत ज़्यादा अंदरूनी मुखालफत का भी सामना करना पड़ा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मालिक का फजल था कि अल्लाह ताला ने हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे दुरुस्त फैसले करवाए। और आपको पता है कि वाइट हाउस से डायरेक्ट आपके आर्मी चीफ को फ़ोन भी आए, उधर मुज़ाकरात में उनके साथ कंसल्टेशन भी की गई, वरना कौन पूछता था मियाँ साहब आपको। जी, जी, ये अब अल्लाह ताला का फजल है। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत कम मौके आते हैं कौमों की जो है ना ज़िंदगी में कि आपको इतनी अहमियत मिले। ये पाकिस्तान का समझे कि पीक का टाइम है और इसमें दुआ भी करनी चाहिए और अपनी अकल को भी इस्तेमाल करना चाहिए, जो फैसला कौन होते हैं उनको, ताकि ये इसको कहते हैं कि मुकाम हासिल कर लेना आसान है लेकिन उसको कायम रखना बहुत अहम बात होती है। और हमें उम्मीद है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट उसने जिस तरह एक दानिशमंदी के साथ ये सारी चीज़ें टैकल की हैं, आइंदा भी इस जंग को रुकवाने के लिए जो शराइत अमेरिका की जानब से भी कुछ शराइत रखी गई हैं, ईरान की जानब से भी चंद शराइत रखी गई हैं। और अब एक सालसी के तौर पर पाकिस्तान का जो किरदार खुलकर कौमी आलम में आ रहा है,
इससे पहले कभी नहीं हुआ मियाँ साहब कि सुपर पावर, ये दोनों सुपर पावर ही एक किस्म की हैं जी जी, और दोनों सुपर पावरों की मिसालियत कराने के लिए आपको चुना गया है, तो इस पे मुकाम शुक्र भी है। और मैं समझता हूँ कि आपकी जो फैसला कन क़ुव्वतें हैं जिनमें इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा अहम रोल होता है, उसका ये एक लोहा भी उन्होंने अपना बनवाया है। अच्छा सर, अभी आपने अंदरूनी मुखालफत और बैरूनी मुखालफत की भी बात की है। हमारे कुछ बड़े ज़िम्मेदार उलमा जो हैं उन्होंने भी इस तरह के कुछ बयानात दिए हैं कि जो कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या हमारी खारजा पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो है वो जा रहे होते हैं। क्या ऐसे वक्त में एक ज़िम्मेदार का इस तरह बयान देना सोशल मीडिया पे ये किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है और अमन के लिए ये कितना नुकसानदेह है? मियाँ साहब, रोटी रोज़ी का मसला होता है ना, आप चंद लोगों की रोटी रोज़ी ही इसी पे लगी होती है। मतलब आप जिस घर से आपका चल रहा हो, किचन चल रहा हो, आपके मदारस के खर्चे चल रहे हो, फिर उनका कहना मानना ही पड़ता है। और फिर बाज़ लोगों का ये भी होता है कि वो उनका बेसिक पर्पज़ ही होता है कि हमें वो पंजाबी की मिसाल है, इनो मेनो मेनू ही गिनो, तो इनका मकसद होता है कि इख्तलाफी बात करके आपने अपने आप को प्रोमिनेंट करना है। और बात यह है मियाँ साहब कि ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग एक जैसा सोचना शुरू कर दें, सारे लोग एक जैसा खाना शुरू कर दें, सारे लोग एक जैसी उनकी शक्लें हो जाएं, एक जैसी उनकी सोच हो जाए, तो फिर तो रोबोटिक स्टाइल हो जाएगा ना। तो होना भी चाहिए, ये ठीक है। इससे पता चलता है कि आप जितने मर्जी हक पर हों, जितनी मर्जी आप दुरुस्त सिमत में जा रहे हों, आपकी मुखालफत होनी होती है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपना किरदार अदा किया। जैसे किसी ने कहा था कि दुनिया एक स्टेज है, हर एक ने अपना किरदार अदा करना है, और ये भी वो स्टेज में उनका किरदार ही ऐसा होता है सब, इसलिए इसको कोई इतना सीरियस न ले। उनकी क्या अहमियत है, उनकी बात की क्या अहमियत है? बात यह है कि बात कर लेना बड़ा आसान है। आप देखें ना कि हम जर्नलिस्ट जो हैं ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब जब जर्नलिस्टों को हुक्मरानी मिली है, ठीक है, उस वक़्त इनको फिर मैं समझता हूँ कि बहुत कामयाबी नहीं मिली हुक्मरानी में आकर। आप नजम सेठी से लेकर काकड़ से ले लें, आप मोहसिन नकवी को भी ले लें, ठीक है, इन पे भी इतराज़ात उठे। जब आप अमली तौर पे आते हैं ना किसी मैदान में, तो फिर आपको ग्राउंड रियलिटी पे खेलना पड़ता है। बातें बैठ के बातें कर लेना, मैं भी कर लूँगा, आप भी कर लेंगे, सारे कर लेंगे, लेकिन असल वो कहते जो हो चौका मारना सका, वो कैच छोड़ दिया, ओहो हो गेंद मिस कर दी। पिच पे खड़ा हुआ जो खिलाड़ी होता है वो सही हो रहा होता है उसको कि वो किस सिमत उसने खेलना था और क्या करना था, ये पिच पे खड़े होकर पता चलता नहीं है सब। अच्छा सर, आप कैसे देख रहे हैं कि क्या अमेरिका ने हमला करके क्या हासिल कर लिया? जिल्लत रसवाई जो कि उनकी इस वक्त कमाई है, मैं समझता हूँ एक भरम था वो टूट गया। पहले आप देखें, ये अमेरिका की मिसाल एक मरासी से मिलती जुलती है, जो पहले बड़ी बड़के मारता है, आगे से बंदा अगर तकड़ा हो जाए ना, जो पाँव पे जिसका वजन हो, तो फिर वो अपना मौक़िफ़ चेंज कर लेता है। ये अमेरिका एक सुपर पावर, उसका एक नाम था, उसका एक भरम था कि अमेरिका के साथ जंग करना कोई आसान काम नहीं है। उसके जनाब उन्होंने जो इन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है, जो इनका डूम है, उन्होंने सबका डूम बजा दिया। मैं कहता हूँ डूडगी बजा दी है ईरान ने। और पता चलता है कि वाक़या करबला के मौका पर जो हज़रत इमाम हुसैन उनके साथियों ने किस तरह यजीदियत का मुकाबला किया होगा, आज वही सूरत हाल की एक शबी नज़र आती है हमें, उसका एक अक्स नज़र आता है। और कि वक्त की सुपर पावर के साथ एक ऐसी जो है एक ऐसे मुल्क ने मुकाबला किया जिस पर अरसा दराज से मौशी पाबंदियाँ लगी हुई थी, जिसका आपने नाटका बंद किया हुआ था, जिसको आपने हीले बहानों के साथ उसके एक्सपोर्ट पे भी पाबंदियाँ, उसकी इम्पोर्ट पर भी पाबंदियाँ, उसके साथ तिजारत पर पाबंदियाँ। लेकिन जब आपने उसके साथ दो बदू लड़ाई की है तो आपने उसका नतीजा देख लिया। वो अभी तो बहुत सारी चीज़ें थी। जब अमेरिका ने धमकी दी, ईरान ने वैसे ही दिया। किसी बहुत सीनियर बंदे ने मुझे कहा था जब मैं इब्तिदा में आया जर्नलिज्म में, तो उसने कहा था कि अमेरिका को समझने का एक ही तरीका है कि जो ये बयान दे आपने उसको सिर्फ उलट कर लेना। आप देखें, एक दिन ट्रंप साहब कुछ कहते थे, दूसरे दिन कुछ कहते थे।
اب اس کی اپنے ملک رجیم چینج کرنا چاہتے تھے میاں صاحب، تو رجیم تو اپنی خطرے میں پڑ گئی ہے. جو رجیم چینج کرنے کے لیے آئے تھے، دیکھیں کہتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے، کہ ایک تمہاری آرزو ہے، ایک میری آرزو ہے، ہوگا وہی جو میری آرزو ہوگی. ایک پھر قرآن پاک کی کا مفہوم بھی ہے کہ ایک انسان اپنی چالیں چلتا ہے، لیکن جو مالک کی جو ہوتی ہے، جو ایک بساط بچھائی ہوئی، اسی کے مطابق کام ہوتا. پھر مظلوموں کی میاں صاحب آئیں کہاں جانی تھی؟ وہ فلسطینیوں کا خون آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رائے گاہ جانا تھا؟ مالک نے دنیا بنا کر کیا ایسے چھوڑ دی ہے کہ آپ خون بہاتے رہیں، آپ ظلم کرتے رہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ بالکل ہے، مالک کا نظام ہے، مکافات عمل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ رجیم چینج کرنے کے لیے جن قوتوں نے کام کیا تھا، آج وہ کہاں کھڑے ہیں؟ آج ان کے لیے مقام عبرت بن گئے ہیں. اور یہ کبھی ان کی دھاک تھی، وہ دھاک دھکا دھک ہو گئی ہے، ختم ہو گئی میاں صاحب. اب لوگ ایران کی مثالیں دیتے ہیں. اب دیکھیں، آپ سپر پاور ہیں، آپ کا فیصلہ ایک ترقی پذیر ملک کر رہا ہے جو آپ کا مقروض بھی ہے. آپ کا مصالحت کا کردار ایک ترقی پذیر ملک ڈوب مرنے کا مقام ہے. اب لیکن مالک نے جسے عزت دینی ہو، قدرت نے یہ دنیا بنا کر کھلونا بنا کے چھوڑ نہیں دیا کہ جس طرح جیسے کچھ ہے سارا کچھ ہو رہا ہے، سارا کچھ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلسطینیوں کے خون کی جو ندیاں بہائی گئی تھیں، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج امریکہ کو اور اسرائیل کو ذلیل بھی ہوئے ہیں، رسوا بھی ہوئے ہیں، اور انہیں یہ بدترین شکست ہوئی ہے. جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ فلسطینیوں کی جو آہیں ہیں وہ ان کو لے کے بڑھی. اچھا ذرا آپ اس سارے سینیریو میں پاکستان کا رول کیسے دیکھ رہے ہیں، اور ان فیوچر پاکستان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کا جو مصالحت کا کردار ادا کر رہا ہے، اس کو ایران نے بھی اس کو بڑا اچھا سراہا ہے. اسی طرح امریکہ بھی اس میں انہوں نے امریکہ پاکستان کو اس قابل سمجھا ہے، تو پاکستان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں نا. پاکستان اسلام آباد کو یہ آج مقام حاصل ہے کہ ایک سپر پاور، اور دوسری بھی سپر پاور ہے ایران. تو آپ کو پتہ ہے یہ تو پرانے دور میں 1400 سال پہلے بھی یہ سپر پاور ہی ہوتی تھی. اس طرح روم اور جس کی سلطنتیں ہوتی تھی، ایران اور روم کی سلطنتیں ہوتی تھیں. اور یہ ہوتا ہے قوم بطور نیشن. جب آپ ریئیکٹ کرتے ہیں نا کہ آپ کے انہوں نے فرسٹ لیئر ختم کر دی، سیکنڈ لیئر ختم کر دی، پھر بھی قومیں برقرار رہتی ہیں. تو ایک بندہ جو ہے ہو جائے نا شہید، تو اس کے بعد جو ہمارے لوگ جو ہیں ڈگمگا جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی قوم کو سلام پیش کیا جانا چاہیے کہ ان کی جو کمان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ختم بھی کر دی گئی. فرسٹ لیئر ختم کر دی گئی، سیکنڈ لیئر ختم کر دی گئی، اور ان کے کی پرسنس کو انہوں نے چن کے مارا. اور میاں صاحب، ایران نے بھی بھارت کے ساتھ بڑی پنگیں بنائی ہوئی تھیں. اس کی وجہ سے ایران کا نقصان زیادہ ہوا. اگر بھارت کے ساتھ اس کی اتنی پنگیں نہ ہوتی تو اس کو مخبری نہ کرتے تو ان کا بھی اتنا نقصان نہیں ہوتا. تو باقی بات یہ ہے کہ سسٹم چلتا ہے، آپ کو قائم رہنا چاہیے. حق سچ کے لیے اگر آپ کھڑے ہیں تو پھر آپ کو کوئی دنیا کی ایسی قوت نہیں ہے کہ اگر آپ حق پہ بھی ہوں، سچ پہ بھی ہوں، تو آپ کو شکست ہو جائے. وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، لیکن ان دا لانگ رن آپ کو کامیابی ملے گی. یہ اصول فطرت ہے. اصول فطرت نہیں میاں صاحب چینج ہوتی. جی بالکل. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ کوئی شراب پیے اور اس کے گردے خراب نہ ہو. ایسا نہیں ہوتا. یہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ آپ شراب پیے، آپ کے گناہ معافی مانگنے کے بعد آپ کو معاف کر دی جائے، لیکن فطرت جو ہے اپنے قوانین نہیں تبدیل کرتی. آپ کے گردوں کو افیکٹ ہونا ہی ہونا ہے. اچھا سر، بالکل آپ نے نا بڑی ایک اہم بات کی ہے کہ ایران جو تھا اس نے کبھی بھی پاکستان کا ساتھ نہیں دیا. اب آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں ان فیوچر؟ کیا واقعی اب ایران کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی، یا ابھی بھی وہ انڈیا کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ پنگیں بڑھاتا رہے گا؟ دیکھیں، یہ انٹرنیشنل پالیسیز ہوتی ہیں. اگر ایران ہمارے قریب نہیں رہا تھا یہ سب، اس میں ہمارے بھی چند ایک ہماری خارجہ پالیسی کی اس میں ناکامیاں تھیں. یہ نہیں کہ ان کی ہی ناکامی تھی. اصل میں تو آپ کی خارجہ پالیسی اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ اسلامی ملک آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، آپ کے ساتھ وہ متحد ہوں، آپ کے ساتھ وہ کمفرٹ زون میں ہوں. جب آپ نے کام ہی نہیں کرنا، آپ نے رشیا
की तरफ ही नहीं देखा, आपने अमेरिका के साथ अपनी दोस्तियाँ बढ़ाई, जिसके लिए वो सफ़ेद हाथी मशहूर है उसको। आपकी अपनी खारजा पॉलिसी की नाकामियाँ थी, उनकी भी देखें, नेशंस की जो प्रायोरिटी है वो चेंज होती रहती है, और जब मफादात यकजा होते हैं ना, अगर ईरान की उनसे कौन सा रिश्तेदारी थी इंडिया के वालों के साथ, उनके मफादात यकजा थे। अब पाकिस्तान के साथ उनके मफादात यकजा हैं। देखें, मौजूदा रजीम में आकर आपने बांग्लादेश के साथ भी आपकी मामला ठीक हो गए, आपके ईरान के साथ भी मामला ठीक हो गए, आप आलमी जो है जंगों में सालसी का दार अदा करें, इसे कहते हैं किस्मत। वैसे तो 47 भी हैं, पता ही नहीं है जी, जी, साहब, जी, बिल्कुल, लेकिन 47 अब 48 27 ये चीज़ें पीछे रह गई हैं। अब तो है कि किसकी गवर्नमेंट थी और कौन सा आर्मी चीफ था और किस दौर में क्या क्या हुआ। तारीख जब मौरख लिखेगा ना तो वो 47 को बहुत पीछे छोड़ जाएगा। सही, वो लिखेगा कि इस दौर में फलां पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत थी, फलां आर्मी चीफ था, फलां ISI का हेड था। उस वक्त पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ भी अपने मामला सेट किए, उस वक्त पाकिस्तान ने ईरान के साथ भी मामला सेट किए, उस वक्त पाकिस्तान ने आलमी सालसी का किरदार अदा किया जब पाकिस्तान दुनिया जो है तीसरी आलमी जंग के धारे पे खड़ी थी, और आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दी कि आप एक सालसी का किरदार अदा करें। पहले कभी हुआ है ऐसा? कभी नहीं हुआ मियां साहब। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा का रोल आपसे अदा करवाया मालूम। बिल्कुल। अच्छा शाहिद अली साहब, बताइएगा कि इस पूरे दौरानिए में OIC हमें नज़र नहीं आई, हालांकि OIC का बहुत बड़ा किरदार था। वो इस्लामी ममालिक की एक तंजीम थी कि जब भी किसी इस्लामी मुल्क पे कोई मुश्किल आएगी तो वो उसके साथ खड़ी होगी। मियां साहब, OIC क्या मैंने कहा, OIC ये सी पे चली गई है। और छोड़ें, इन्होंने, आपको पता ही है कि अगर OIC का मामला होता तो ये अड्डे क्यों देते ये? अगर OIC इतनी कामयाब होती तो उनको डरा कर उन्हीं पे अड्डे बनाए गए, उन्हीं के ममालिक में। OIC के ममालिक में ज़्यादातर अड्डे बने हुए ना, तो उधर से हमले हो रहे थे। OIC, फिर मैं कहता हूँ सी। जब कहते हैं कि बड़ी खुशी हो ना तो छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करते हैं। चलिए आखिर पे सर हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि आफ्टर अ वार जो है वो पाकिस्तान पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे और हुकूमत को इस हवाले से अपनी पॉलिसियों को कैसे देखना होगा? मियाँ साहब, केड़ी हुकूमत की, कौन सी हुकूमत की बात कर रहे हैं आप? असल हुकूमत की या बाजार हुकूमत की? सर अब तो मौजूदा हुकूमत ज़ाहिर है, अब क्रेडिट तो इसी को जा रहा है ना जी। क्रेडिट जिसको जा रहा है उसको फ़ोन आ रहे हैं। मियाँ साहब, वाइट हाउस से उस बंदे को कालें आ रही हैं, उस आर्मी चीफ को कालें आ रही हैं। आप आइए आपके वज़ीर आज़म को काल पे, कोई आई काल आइए, है कोई क्रेडिट पे आपकी? आज भी हेडलाइंस लगी हुई हैं, लीड्स लगी हुई हैं अखबारात में कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल को काल वाइट हाउस से तो मशावरत की गई, फला फला फला। बाकी मामला जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की हुकूमत, चलो हुकूमत भी मान लेते हैं, ऐसा आप कहते हैं, मान लेते हैं, दिल नहीं वैसे कहता बल, क्योंकि मैंने पहले कहा फॉर्म 47 दूरी पीछे रह गया काम। बात यह है कि आपने, अब आपको इज्जत मिली है, अब ये मालिक आपने आपको मौका दिया, अब आपने देखना है कि आप इसको संभाल सकते हैं या आप, जैसे आपके पहले 5 साल मंसूबे थे ना, आप तरक्की कर रहे थे, लोग आपके मुल्कों में, आपके मुल्क में आगे देखते थे। आपने जापान को भी कर्जा दिया था, आपने जर्मनी को भी कर्जा दिया था, आपने चाइना को भी सपोर्ट किया था। तो ऐसा ना हो कि आप फिर कहें हमने सालसी का किरदार अदा किया था, अब हमें फिलहाल मार रहा है अफगानिस्तान। बाकी जहाँ कर बात करें ये सब, अफगानिस्तान भी हमारा इस्लामी मुल्क है, वो भी खारजा पॉलिसी के तजीम मामला को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, आपने सख्त इक़दाम कर दिया, आपने हनी हाथ भी अपना दिखा दिया, लेकिन आप कितनों के साथ एक मौके पे कितने महाज खोलेंगे? मैं समझता हूँ कि आपको इंगेज किया गया था और ये भी एक आलमी साजिश थी। अब इसको भी आप जो है हमारी खारजा पॉलिसी को के जो हैं जो लोग जो फैसला जिम्मेदारान हैं, उनको इस पे भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी अहम बात की शाहिद अली आपने कि इस वक्त हमारी खारजा पॉलिसी जो है उसको देखना होगा। अफ़गानिस्तान भी हमारा हमसाया मुल्क है, ईरान भी हमारा हमसाया मुल्क है। हमें अपनी खारजा पॉलिसी को बेहतर बनाना होगा अगर हमने तरक्की करनी है, क्योंकि तरक्की जंगों में नहीं, अमन में है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मियाँ नदीम अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।
FNN, रहिए बाखबर FNN के साथ।